जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये गाना मैं क्यों गा रहा हूं। नमस्कार, जोहार, जहार पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और मैं ये गाना क्यों गा रहा हूं, तो इसलिए गा रहा हूं, अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप सीडीपी ना पढ़ो तो फिर आपकी पूरी की पूरी तैयारी ही अधूरी रह जाती है। वैसे तो एक अलग और स्पेशल सेक्शन ही रहता है जहां पे आपको सीडीपी पढ़ने के लिए दिया हुआ रहता है। सीडीपी का बाकायदा साफ साफ उसका सिलेबस डिफाइंड रहता है। लेकिन अगर आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो सोशल साइंस में भी सीडीपी, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज में भी सीडीपी, हिंदी पढ़ रहे हैं हिंदी में भी सीडीपी, इंग्लिश पढ़ रहे हैं इंग्लिश में भी सीडीपी, साइंस पढ़ रहे हैं साइंस में सीडीपी, मैथ पढ़ रहे हैं मैथ में सीडीपी, सब जगह सीडीपी सीडीपी सीडीपी। और अगर सीडीपी ना पढ़े तो हमारी पूरी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। और आपकी तैयारी मैं कैसे अधूरा छोड़ सकता हूं। आपकी तैयारी में साथ देने के लिए मैं आपका दोस्त रोहित झाड़ पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। साथियों, चीन देश की एक कहावत है, इफ यू प्लान फॉर 1 ईयर प्लांट राइस, इफ यू प्लान फॉर 1 ईयर प्लांट राइस, इफ यू प्लान फॉर 10 ईयर्स प्लांट ट्रीज, इफ यू प्लान फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एजुकेट द पीपल, एजुकेट द पीपल। इसका मतलब है कि अगर आप साल भर के लिए कोई योजना बना रहे हैं ना, या साल भर में कोई सफलता चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो आप धान की खेती करो। अगर आप 10 साल में कुछ चाहते हैं तो पेड़ लगा दो। लेकिन अगर आप सैकड़ों साल के लिए कुछ चाहते हैं, सैकड़ों साल के लिए परिवर्तन चाहते हैं, तो जरूरी है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को शिक्षित करना। हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व तो अपने समाज के प्रति यही होना चाहिए कि हम अपने पूरे समाज के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें, एक ऐसे रास्ते का निर्माण करें, और समाज यानी कि हमारे देश के जो भावी भविष्य हमारे बच्चे हैं उनको कुछ इस प्रकार से शिक्षित करें कि हमारा देश तरक्की के रास्ते पे एकदम सरसराते हुए आगे बढ़े, पूरी दुनिया में नंबर 1 रहे। तो आइए इसी कुछ सोच के साथ हम अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। आप सबका मैं आज के सेशन में स्वागत करता हूं। लंबी प्रतीक्षा आपने की सीडीपी के लिए, मगर याद रखना इस इंतजार का फल तो मीठा मिलने वाला है आपको। आज के सेशन में मैं आपको क्या देने जा रहा हूं, तो साथियों इसमें हम पूरे सिलेबस को समझेंगे। सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है पूरी कोशिश की है मैंने। वैसे झारखंड वाले जब भी कुछ सिलेबस बनाते हैं तो वो अपने हिसाब से ही चीजें बनाते हैं, लेकिन मेरा आप लोगों के साथ मेरा काम रहता है कि उसको और अच्छे से डिफाइन किया जाए, समझाया जाए। हर टॉपिक के भीतर क्या पढ़ना है ये आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सभी तैयार हैं? एक बार थम्स अप कर दीजिएगा और चलेंगे हम लोग आगे। तो साथियों, आप चाहे लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, वहां दोनों जगह पे सीडीपी का जो पाठ्यक्रम दिया है वो एकदम सेम है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में समानता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 to 5 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो सेम है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। हमारा पहला टॉपिक अवधारणाएं। देखो, आपके सीडीपी के पूरे सेक्शन को 2 भागों में बांटा है। एक में अवधारणा हो गया आपका, और एक में वो आपका जो अधिगम और सीखने की प्रक्रिया है उससे संबंधित है, जो दूसरा सेक्शन है वो। इस सेक्शन को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। हमारे सामने में टॉपिक लिख रखा है, विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध, बस इतना लिखा। अब इसमें पढ़ना क्या है, क्या है ये इस टॉपिक में, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। तो देखो, अगर हम इस टॉपिक पर जरा सा दृष्टि डालें तो हमको समझ में आता है कि इसमें कहा क्या रहा है। इसमें जो मूल बातें हैं वो 2 बातें हैं। एक तरफ हमारा क्या है, एक तरफ हमारा विकास की बात है, ठीक है, और एक तरफ अधिगम। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना, हम किसके विकास की बात करेंगे या किसके विकास के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो बालक के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बालक के विकास की बात की जा रही है, पूरे में बालक के विकास की चर्चा की जाएगी, इस बात को ध्यान में रखना। यानी कि जब भी मैं विकास कहूं तो आप समझ जाना कि बालक के विकास की बात की जा रही है। तो यहां ध्यान देना, यहाँ पे शब्द क्या लिखा है, क्या लिखा है पूरे सिलेबस में, विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध। यानी कि विकास के बारे में, विकास की अवधारणा, अवधारणा शब्द जो है ये अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है ना, बड़ा टर्म है। यानी कि विकास के बारे में आपको सब कुछ जानना है। सरल शब्दों में समझो, जैसे आपके मन में आना चाहिए ना कि सर ये विकास की अवधारणा कहने का क्या मतलब है। यहां पे ऐसे भी लिख सकता था कि विकास की परिभाषा,
है ना। इस विकास की परिभाषा, विकास को प्रभावित करने वाले कारक या विकास क्या है, ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन यहां पे विकास की अवधारणा जब लिख दिया तो इसका मतलब है कि आपको विकास के बारे में सब कुछ जानना है। क्या जानेंगे हम सर? तो हम जानेंगे कि विकास का, अब सबसे शुरू से आरंभ करेंगे, तो जरा हम बाल विकास का जो इतिहास है इसके बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? तो बाल विकास का जो इतिहास है ना, हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कैसे बाल मनोविज्ञान से ये कट करके एक अलग विषय के रूप में स्थापित हो गया बाल विकास, है ना। इसका इतिहास कब से शुरू होता है, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने, किन किन विद्वानों ने बाल विकास के क्षेत्र में काम किया है, ध्यान दिया है, क्या क्या योगदान दिया, कैसे आज एक अलग विषय के रूप में ये स्थापित, ये सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम क्या जानेंगे कि बाल विकास का इतिहास क्या है ना। इसके बाद बाल विकास का इतिहास जब हम देखेंगे तो फिर यहीं पे आगे हम लोग जरा सा देख लेंगे, छोटा सा चीज है कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, समझना। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या है, क्योंकि भाई हम झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, इस बात को कभी भी मत भूलिएगा। छोटे छोटे प्रश्न क्या करेगा, कहीं से भी पूछ देगा आपको, है ना। ये सी टेट नहीं है, ये जे टेट है, इस बात को आप ध्यान में रख करके तैयारी करिएगा। ऐसा ना हो कि सी टेट की तरफ चल पड़े, ये झारखंड टेट है, इस बात को कभी मत भूलना, है ना। छोटे छोटे प्रश्न भी यहां से आपको कोड करके पूछ लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो मनोविज्ञान और बाल विकास की बात करें तो इन दोनों में जो बेसिक अंतर है ना, वो एरिया का अंतर है, क्षेत्र का अंतर है। जैसे अगर इस पूरे सर्कल को हम बाल मनोविज्ञान कहें तो ये जो छोटा सा सर्कल होगा, क्षेत्र होगा, इसे बाल विकास कहा जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि बाल मनोविज्ञान एक बड़ा ब्रॉड टर्म है और बाल विकास जो है ये उससे उसके बनिस्बत एक छोटा जो है, इसका जो एरिया होता है, वो क्षेत्र जो होता है वो छोटा है। यानी कि इन दोनों में क्षेत्र का अंतर है। हम बताएंगे अपने सेशंस के दौरान कि क्या है दोनों में अंतर। फिर इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, तो बाल विकास की परिभाषा। इसके बाद आप जरा सा देखना कि बाल विकास की परिभाषा क्या है बाल विकास, पढ़ते हो ना कि बाल विकास क्या है, विकास क्या है ना। विकास क्या है, तो विकास मतलब में आने के साथ ही शुरू हो जाता है बालक का विकास, जन्म से लेकर के मरण तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी भी लंबवत नहीं होता है, विकास वर्तुलाकार होता है, विकास कभी एक रेखीय नहीं होता है। ये सब हम लोग जानेंगे कि विकास की प्रक्रिया, विकास की परिभाषा क्या है। और जब बात परिभाषा की आती है तो ध्यान रखना कि आपकी परिभाषा नहीं चलेगी, मेरी भी परिभाषा नहीं चलेगी। विकास की परिभाषा में, बाल विकास की परिभाषा में हम लोग तो एक सामान्य परिभाषा देखेंगे ही, मगर मगर विभिन्न वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, विभिन्न विद्वानों ने बाल विकास की क्या परिभाषा दी है, ये भी आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा, है ना। ये भी यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा। वुडवर्ड ने क्या कहा, ठीक है, रॉस ने क्या कहा, तो जो भी विभिन्न मनोवैज्ञानिक हुए, इन लोगों ने बाल विकास को लेकर के क्या कहा है, बाल विकास को लेकर के क्या कहा है, उनकी क्या परिभाषा है, ये भी यहाँ आपसे पूछ सकता है। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषा, ये भी ध्यान में रखिएगा, के द्वारा दी गई परिभाषा, ये सब नोट करते चलिएगा। आपको समझ आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या, कैसे कैसे पढ़ना, हमारा स्टेप क्या होगा, हमारा स्टेप क्या होगा। क्लियर है? ये यहाँ पे आप लोग समझ गया, समझ गया। अच्छा, बाल विकास की परिभाषा यानी कि विकास क्या है जब आप जान लोगे, तो इसी के साथ एक और चीज है जो आपको जान लेना जरूरी है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि में और विकास में अंतर किस बात का, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है आपको। डिफरेंस बिटवीन यानी कि वृद्धि, ग्रोथ में, और डेवलपमेंट में, मतलब शब्द यूज करता है वृद्धि के लिए कई बार, अभिवृद्धि और विकास, तो क्या है दोनों में अंतर, इस बात को हम लोग समझेंगे। विकास के जो डोमेन है ये कुछ, ये जो है ज्यादा है, बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होता है, जबकि वृद्धि हमारा मल्टी डायमेंशनल नहीं होता, ये बहुआयामी नहीं होता, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। क्लियर है? ये जब हम टॉपिक देखेंगे तो उस टॉपिक में इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, डिटेल से जानेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे विकास के रूप, क्या देखेंगे, विकास के रूप के बारे में जानेंगे कि विकास के रूप क्या है, ठीक है। इसके बाद हम क्या जानेंगे, तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन से कारक हैं, शारीरिक कारक, मानसिक कारक, बाह्य कारक, हर तरह के कारक के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करने का कारण
जो विकास को प्रभावित करते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हम लोग साथियों इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। देख रहे हो यहां पर सिर्फ लिख दिया विकास की अवधारणा, बस। अब आपने दिमाग लगा रहा कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, तो भाई ऐसे पढ़ना, चीजें खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती चली जाएंगी। देखो अब इसी में हमारा बाल विकास का सिद्धांत भी आ जाता है, समझ रहे हो, बाल विकास का सिद्धांत भी आ जाता है, लेकिन बाल विकास के सिद्धांत को एक अलग टॉपिक में दे दिया है, तो हम लोग उसमें देखेंगे क्या दिक्कत है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। ये आप क्या करना, स्क्रीनशॉट मार करके रख लेना या फिर इसको नोट डाउन कर लेना। साथियों आपको अंतर्दृष्टि मिलेगी जिससे आप खुद भी पढ़ सकोगे चाइल्ड डेवलपमेंट को। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके सेल्फ स्टडी में भी मैं आपका सहयोग कर सकूं, पूरी तरह से सहयोग कर सकूं। इतना क्लियर हो गया। तो आइएगा अगला जो है हमारा, तो इसी टॉपिक में कहता है अधिगम से इसका संबंध, यानी कि बाल विकास का अधिगम से क्या संबंध है। सबसे पहले तो ये जानो कि बाल विकास, है ना, विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अधिगम दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, विकास अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम विकास को प्रभावित करता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, सब हम लोग स्पेशल सेशन में जानेंगे, नहीं तो पूरा का पूरा सिलेबस हमारा बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा अगर बोलने लग जाए तो। फिर भी याद रखना कि विकास की अवधारणा के साथ अधिगम का संबंध क्यों पढ़ने को दिया, इसलिए पढ़ने को दिया ना क्योंकि विकास अधिगम से प्रभावित करता है, सीखने को प्रभावित करता है, और सीखना जो है, लर्निंग जो है, ये डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो प्रभावित करने की वजह से क्या है भाई, इसको हमें जानना आवश्यक है। अधिगम का संबंध क्या है विकास से, इसको भी जानना जरूरी। क्या पढ़ेंगे फिर हम इसमें, तो हम लोग इसमें देखेंगे अधिगम का अर्थ क्या है, ये तो समझ आना चाहिए ना। शुरुआत टॉपिक है और अधिगम लिखा हुआ है, तो हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि अधिगम का अर्थ क्या है। समझना, मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आ जाएगा अधिगम पे हम लोग आएंगे, क्या है पे आएंगे, अरे बुढ़वा क्या हुआ को, हाँ चलिएगा आएगा अधिगम पे। तो हम जानेंगे अधिगम, अधिगम का अर्थ क्या है, ठीक है, अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम की प्रकृति के बारे में भी हम लोग जानेंगे, इसका नेचर क्या है ये भी हम लोग जानेंगे। समझ रहे हो, ये भी हम लोग जानेंगे, है ना, ये भी हम लोग जानेंगे। इसका स्वरूप क्या है ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अधिगम का विकास के साथ जो संबंध है ना, अधिगम और विकास का क्या संबंध है, अधिगम और विकास का संबंध, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यही तो हमें कह भी रहा है पूरा चैप्टर है इस टॉपिक में कि विकास का अधिगम के साथ क्या संबंध है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। याद रखिएगा, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये भी हमें क्या करना है, इस पार्ट में जानना है ना, इस पार्ट में जानना है। क्लियर है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है हमें विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसके संबंध में। मुझे आशा है कि आपका सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, आप इसे नोट डाउन करना, अंत में हम लोग इससे संबंधित सवाल भी देखेंगे। चलिएगा यहां से बढ़ेंगे हम लोग साथियों अपने अगले टॉपिक में। और अगला टॉपिक जो हमें दिया, इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक तो लिखा बाल विकास के सिद्धांत, देखो, और क्या है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, अवस्थाओं के बारे में हमको जानना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है, तो ये देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको पढ़ने के लिए दे दिया, एनईपी 2020 दे दिया, एंड एनसीएफएफएस और एनसीएफएससी, ये सब आपको पढ़ने के लिए दे दिया है। ये है क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक डॉक्यूमेंट है, भारत सरकार के द्वारा इस डॉक्यूमेंट को जारी किया गया। इस डॉक्यूमेंट को जो जारी किए थे उनका नाम था रमेश पोखरियाल निशंक। एनईपी 2020 जो जारी किया गया था ये 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। हम इसके में इस टॉपिक में जब आएंगे तो पूरा डिटेल से बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या किया था उस समय, इसके लागू होने के पहले हमारा जो डिपार्टमेंट था एमएचआरडी, है ना, यानी कि एमएचआरडी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल करके क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों लाई गई, तक 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया जा चुका है,
पहली बार कब लाया गया था? तो पहली बार 1968 में लाया गया था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। समझिएगा, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया। फिर दूसरी दफा कब लाया गया? 68 को बदल दो तो 1986 में। ये वही समय है जब हमारे राजीव गांधी जी की सरकार थी। तो राजीव गांधी के कार्यकाल में क्या किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया। तीसरी दफा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है ना, यानी कि सबसे नवीनतम शिक्षा नीति जो है आज हमारे पास, उसी का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समय समय पर इसकी आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि हमें हमारे समाज को, हमें हमारे बच्चों को कुछ इस तरह से शिक्षित करने की आवश्यकता होती है ताकि पूरी दुनिया के अन्य देशों के साथ हमारे बच्चे जो है कंपीट कर सके, अन्य देशों के बच्चों को या अन्य देशों के जो बौद्धिकता है उसके बराबर या समतुल्य या उससे हम आगे रह सके। जैसे समझिएगा इस चीज को कि क्यों ये जरूरी है समय के हिसाब से शिक्षा। और समय के हिसाब से शिक्षा हो, इसके लिए जरूरी होती है अच्छी नीतियों की। क्यों, मैं बताता हूं। जैसे देखो क्या हुआ था जब बाबर बाबर छोड़ो, अंग्रेज लोग जब आए, है ना, अंग्रेज लोग या पुर्तगाली लोग जब आए, तो वे लोग आविष्कार वगैरह बहुत वहां पे हुआ था। उन लोगों ने बंदूक बारूद वगैरह नाव वाव सब एकदम लेकर के आए। हमारे यहाँ वो सब आविष्कार थे ही नहीं। वे लोग जब आए तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए, अपने नए नए आविष्कारों का इस्तेमाल किए। हिया वाले तलवार और भाला लेकर के दौड़ता था, उग्र होने से गोलियां चला करके मार देता था। समझे? तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं था, बंदूक का ज्ञान नहीं था, बारूद का ज्ञान नहीं था, है ना, ये चीजें थी। तो ये ज्ञान होगा कैसे? जब ज्ञान दिया जाएगा तब ना ज्ञान होगा, है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि समय के हिसाब से दुनिया का जो शैक्षिक माहौल है उस हिसाब से हमारे यहाँ के भी बच्चों को शिक्षित किया जाए। यही कारण है शिक्षा की गुणवत्ता में समय समय पर सुधार की आवश्यकता होती है, और इसी सुधार के लिए समय समय पर शिक्षा नीति लाई जाती है। तो अभी जो नवीनतम शिक्षा नीति लाई गई है वो 2020 में लाई गई, जो 29 जुलाई 2020 को लागू हुई। लागू करने वाले थे हमारे रमेश पोखरियाल, इसको जारी करने वाले रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। अच्छा, एनईपी 2020 जो है ये हमारे कस्तूरी रंगन साहब जो थे उनकी अध्यक्षता में इस एनईपी 2020 को क्या किया गया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को तैयार किया गया। इसके बारे में हम लोग साथियों डिटेल से देखेंगे। ये सब है क्या, पहले इसी को समझ लो। ये सब डॉक्यूमेंट्स है और इनसे संबंधित जानकारी। अब देखो, अब क्या है शिक्षा की गुणवत्ता के में सुधार के लिए सरकार के कदम, कैसे जानोगे? कैसे जानोगे क्या क्या सरकार चाहती है, क्या क्या सरकार के भाई की नीतियां है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए? कैसे जानोगे? आप भावी शिक्षक हो तो आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे तब तो, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे तब तो, है ना। इसी तरह का और भी डॉक्यूमेंट है, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन स्टेज और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आपका स्कूल एजुकेशन। ये तीनों डॉक्यूमेंट का जो पीडीएफ है, ये ऐसे तो गूगल में अवेलेबल है, लेकिन हमने अपने टेलीग्राम चैनल झार पाठशाला पे भी इनका जो पीडीएफ है वो दे रखा है। आप जाकर के उस पीडीएफ को देख सकते हो। वो पीडीएफ हमने दिया है जो गवर्नमेंट ने जारी किया है, तो आप उस पीडीएफ को जाकर के देख सकते हो। आपको ज्यादा सर्च करने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप झार पाठशाला टेलीग्राम चैनल में जाइए, ये सब लिख करके सर्च कीजिएगा, एनईपी 2020 एनसीएफ आ जाएगा, एनसीएफएससी आ जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग सेशंस में डिटेल से देखेंगे और हमारे काम की क्या चीजें हैं उसको भी। अपने पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। बाकी हम हैं, झार पाठशाला है आपके साथ, हम इसका आपको शॉर्ट नोट्स दे देंगे, काम की चीजें दे देंगे, क्लियर है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर हो गया। अब आइएगा यहाँ पे, चलिए एक सवाल है, आपको कमेंट करके बताइएगा। हमने आपसे कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई, ये आप सभी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमने भी थोड़ी देर पहले बोला। हैं हम लोग अपने इस टॉपिक के अंदर, क्या है? बाल विकास के सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के सिद्धांत क्या है। जैसे निरंतरता का सिद्धांत, ध्यान से समझना। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता का सिद्धांत, एक सिद्धांत ये है निरंतरता का सिद्धांत। और क्या है? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। क्या है? वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत, यानी कि 2 समान आयु वाले बालक बहुत हद तक सेम लगने के बावजूद भी उनमें भिन्नता रहती है, यानी कि 2 इंसान कभी भी एक जैसे आपको नहीं दिख सकते, उनमें अंतर रहेगा ही रहेगा। तो बालकों में भी ये चीज है ना, बालक भी अलग अलग रहते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत जिसे कह दिया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, है ना। विकास दिशा का सिद्धांत, और क्या है? विकास की दिशा होती है, विकास की 2 दिशाएं हैं। विकास दिशा चाहे तो विकास दिशा का सिद्धांत,
ना। विकास दिशा का सिद्धांत में दो दिशा के बारे में आपको जानना है। एक वो जिसे हम कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर, एक को हम सिर से पैर की तरफ। एक को अंग्रेजी में क्या क्या नाम है दोनों दिशाओं का, एक को सेफेलोकॉडल और एक को हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको अपने सेशंस के दौरान। ऐसे ऐप में तो हम ये सब ऑलरेडी डिटेल से बता चुके हैं, फिर भी अपने सेशन में प्रैक्टिस भी करवाएंगे आप लोगों को, सारी चीजें क्लियर करते चले जाएंगे, है ना, क्लियर करते चले जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, विकास क्रम का सिद्धांत। तो जितने भी तरह के सिद्धांत हैं, सारे सिद्धांतों के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। विकास क्रम का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलप सीक्वेंस, है ना, डेवलपमेंटल सीक्वेंस, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस यानी कि विकास एक क्रम में होता है। विकास क्या होता है? विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ये सब हम लोग जानेंगे, सिद्धांत के बारे में फिर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। क्या इसी में है विकास की अवस्थाएं। अब लो भाई, आप भावी शिक्षक बनोगे, आपको मालूम होना चाहिए कि किस स्टेज में, किस अवस्था में बालक किस तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं, उनके सीखने का जो क्षमता होता है वो कितना होता है, किस प्रकार का होता है ना, किस प्रकार का होता है। जैसे हम एक हमेशा उदाहरण देते हैं, जो पूर्व बाल्यावस्था है यानी कि 2 से 6 साल का जो समय है, इस स्टेज में बालक जो होते हैं अनुकरण बड़ा तेजी से करते हैं, समझे। अनुकरण करने की ये अवस्था है, कॉपी कर लेने की ये अवस्था है। तो एक बार मेरे यहाँ क्या होता है ना, मेरे को दोस्त है वो क्या कर, वो किसी को गाली दिया, उसका भतीजा जो है वो इसी स्टेज में था, है ना, इसी स्टेज में था। और वो क्या करता है, वो जब गाली दे दिया वो सुन लिया था, अब वो दूसरे बच्चे को जाकर के वही गाली दे रहा था, हम वहीं पे बैठे हुए, थोड़ी ही देर में दोनों चीजें घटित हो गई। उसने सुना, सुन के सीख लिया और जाकर के दूसरे बच्चे को दे दिया। तो बच्चे अनुकरण कर लेते हैं। किस अवस्था में अनुकरण कर लेते हैं? किस अवस्था में कल्पनाशीलता यानी कि काल्पनिक चीजें जो है ना, कल्पनाओं में रहने की जो अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है? तनाव और तूफान की कौन सी अवस्था है? विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षित, बहुत अधिक आकर्षित होने की जो अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है? या विपरीत लिंगी के बारे में बहुत सोचने की जो अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है ना, ये कौन सी अवस्था है? तो ये अवस्थाओं के बारे में पढ़ने के दौरान आप सीखिएगा कौन कौन सी अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, है ना, बाल्यावस्था, इसके बाद आपका किशोरावस्था, इसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो ये सब अवस्थाओं के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? बाल विकास की अवस्थाओं में पढ़ना पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि स्टूडेंट के एंड से सीडीपी को समझाया जाए। आप जिस हिसाब से समझ सकते हैं, एक झारखंडी जिस हिसाब से समझ सकता है, मैं उस हिसाब से सीडीपी को आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। एक बार थम्स अप हो जाए, चलिएगा, अगर सब कुछ समझ में आ रहा होगा तो। और याद रखना, हमने प्रश्न भी दिया था, उस प्रश्न का जवाब सभी लोग कमेंट में करते चलना। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आपका क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया होगा एक बार थम्स अप करके बताइएगा। अगर क्लियर हो गया होगा एक बार थम्स अप करके बताइएगा कि हाँ सर, ये टॉपिक भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो। टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, हाँ, इस टॉपिक को लेकर के एक अंतर्दृष्टि मिल गई कि हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिएगा, यहां से चलेंगे साथियों हम लोग आगे अपने अगले टॉपिक में। अगला हमारा टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण पद्धति। अभिनव शिक्षण पद्धति यानी कि इनोवेटिव इनोवेटिव जो टीचिंग मेथड्स है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, है ना। ये बाल केंद्रित शिक्षा के जो समर्थक है, इनका नाम है जॉन डीवी महोदय। क्या नाम है? जॉन डीवी। समझिएगा, चलिए, ये सब याद अभी नहीं रखिएगा, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। सब ट्रिक उरिक बताते चलेंगे, सब याद हो जाएगा। नहीं, ऐसी भी सीडीपी बहुत मजेदार चैप्टर है, नहीं कहते मनोरंजन करने के लिए इसको देखो, इसको ऐसे पढ़ने के लिए ऐसे नहीं कि हमारा सीडीपी पढ़ना है, ना ना ना, ऐसा नहीं समझ सकोगे। मनोरंजन करने के हिसाब से अपने आसपास में इसको प्रयोग करके सीखो, है ना। पहुंचेंगे हम लोग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, बेंजामिन ब्लूम्स महोदय के पास भी पहुंचेंगे। हम बताएंगे कैसे कैसे ज्ञानात्मक पक्ष के कौन कौन से हिस्से हैं, है ना, कैसे कोई सीखता है। ठीक है, चलिएगा, पहले इस पे आते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण पद्धति। अभिनव शिक्षण पद्धति, अभिनव शिक्षण पद्धति मतलब जो नई शिक्षण पद्धतियां हैं, नए टीचिंग मेथड्स हैं, वो क्या है, इसके बारे में ये जानना होगा आपको। लेकिन पहले इसको देखो, अरे भाई, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या मतलब है? बाल केंद्रित शिक्षा का क्या मतलब है? पहले जो पढ़ाई होता था ना, प्राचीन काल में, पुराने समय में, ये अध्यापक केंद्रित होता था।
समझे? अध्यापक केंद्रित होता था। मास्टर साहब जो बोल रहे हैं सो सुनिए, जो कर रहे हैं सो करिए। आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, बस्ता उठा के आ रहे हैं जा रहे हैं, मास्टर साहब को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दुनिया गोल है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। संसार बदल गया और धीरे 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 दुनिया ने ये कहा कि बच्चों के बारे में सोचने की आवश्यकता है और ये अध्यापक केंद्रित शिक्षा से काम नहीं चलने वाला। काम कैसे चलेगा? तो बाल केंद्रित शिक्षा से काम चलेगा। मतलब बच्चे को ध्यान में रख करके आपको शिक्षा देना होगा। आप उसकी रुचि को समझिए, आप उसकी क्षमता को समझिए। जरूरी अब देख लो, मान लो कोई बच्चा बैठा हुआ है, समझे, एक ABCD आइए नहीं रहा और हम धर के बोल रहे हैं अंग्रेजी में, हम धर के एक सिखा रहे हैं अंग्रेजी के बड़का बड़का टर्म कर रहा सीख रहे एरोप्लेन का ऐसे लिखो ऐसे लिखो। अरे एक बेचारा फलानवा के ABCD भी नहीं आ रहा, तो कहां से एरोप्लेन लिख सकता है? और एक धर के कुचले हैं कि सीखेगा कि नहीं सीखेगा। रे तो तब से समझा रहे तू सीखे नहीं रहा। अब ले, इस तरह का पढ़ाई जो है इसको अध्यापक केंद्रित आप कहोगे कि मास्टर अपने मन से, अध्यापक अपने मन से सिखा रहे हैं। नहीं, आपको क्या करना होगा? बाल केंद्रित, यानी कि बच्चों की रुचि, बच्चों की क्षमता, है ना, बच्चों की रुचि, बच्चों की क्षमता, उसकी प्रवृत्ति, सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। और समझ करके जो शिक्षा दी जाती है उसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अब के समय में जो शिक्षा दी जाती है वो बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। पहले तो मास्टर मार ले कुटले बचवन के धर के। अरे हमरी के वो मास्टर सर थे, क्या करते थे, एकदम 6 फीट के हट्टे कट्टे मजबूत, समझे। अब वो पढ़ा दिए, अगर बाद वो पूछते थे, अगर आपको समझ नहीं आया, बचपन में तो ऐसी डर रहता था, भी उसमें थे सब, हम चुपचाप रहते थे कि कादनी का ना करे। हम क्या करते थे ना, अगर समझ में नहीं आया, मतलब कुछ पूछे और जवाब नहीं दिया, तो इन्हें एकदम ऐसे मुकमा उठाते थे, समझे। और 6 फीट के हट्टा कट्टा आदमी। अब सोचो कि 8-10 साल का कोई बच्चा है, ओकरा मारे, कितना कमजोर रहता है। हम तो शुरू में कमजोर थे, मतलब शरीर से, ऐसे मुकवा करते थे और ऐसे एकदम धक से रख देते थे पिठिया पर। बचपन बेचारे ने ऐसे करत रहता था, ऐसे करत रहता था, मतलब बड़ी देर तक एकदम ऐसे ऐठाइत रहता था, सांस मतलब बोल नहीं पाता था। हम कई बार मार खाए थे, आवाज नहीं निकलता था, इतना जोर से मार देते थे। गड़बड़ कहाँ है? तो उनको ये मालूम नहीं था कि मैं जो शिक्षण दे रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं, वो अध्यापक केंद्रित है। मैं बच्चों को ध्यान में रख करके नहीं पढ़ा रहा। बच्चों को क्या आवश्यकता, वो कैसे सीखेंगे, ये उनको मतलब नहीं था। बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, ये उनको मतलब नहीं था। वो पढ़ा दिए, आप सीखे कि नहीं सीखे उनको नहीं मतलब। वो पूछेंगे तो बताओ, गलत बताओगे तो कूट देंगे। बताइए, तो ऐसी शिक्षा से किसी बालक का भला हो सकता है? कोई बालक सीख सकता है? नहीं, है ना, नहीं। तो दुनिया बदल गई। अब की शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित हो गई। अब बच्चों को ध्यान में रख करके शिक्षा दिया जाता है। अब तो भाई मार भी नहीं सकते आप, मारिएगा तो केस हो जाएगा आपके ऊपर, समझे। मारिएगा तो केस हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। और ये मार पीट करके पढ़ाने वाला जो टेक्निक है, ये सही टीचिंग टेक्निक नहीं है। इससे बच्चों का अपने प्रति जो है ना नेगेटिविटी हावी हो जाता है। उन लोगों को लगने लगता है कि हम बेकार है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे, ये भाव उनके अंदर आ जाता है। और वो क्या होता है, फिर धीरे धीरे सीखना ही छोड़ देते हैं, धीरे धीरे सीखना ही छोड़ देते हैं, समझे। बाल केंद्रित शिक्षा क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा। जहां पे बालक की रुचि का, बालक की क्षमता कितना कितना सीख सकता है, उसकी प्रवृत्ति का, ये सब कुछ हम लोग ध्यान में रख करके, मतलब उसका इंटरेस्ट जान करके, उसका कितना खोपड़िया में दम है वो जान करके, उसको फिर हम लोग सिखाते हैं, समझ के उसको सिखाते हैं। यानी कि बालक को समझ करके, बालक को ध्यान में रख करके जो शिक्षा दी जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, है ना। और अभिनव शिक्षण अभिनव शिक्षण पद्धति अभी के टाइम में जो आ गया है, जिसमें क्या किया जाता है, चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है ना, चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है, दृश्यों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि विभिन्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है ना, बच्चों को सिखाया जाता है। तो आशा है कि ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आइए, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या, कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले समझना है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, ध्यान से समझना। इसमें क्या क्या देखोगे, मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ, ये आपको इसमें समझना है। यानी कि मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये समझना है यहाँ पे, है ना। अच्छा, ये समझना है कि बाल केंद्रित शिक्षा की खूबियां क्या है, विशेषताएं क्या है ना। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं समझिएगा।
बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, खूबियां क्या हैं, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, है ना। ये यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके बाद इस अभिनव शिक्षा, इस शब्द का क्या अर्थ, अभिनव माने नया, है ना, नया, नई शिक्षण पद्धतियां क्या है। जैसे हम बताए ना कि वो सर जो थे वो मुकवा मार करके सिखाते थे कि मार दिया तो सीखो। वो ये सोचते थे कि डरा देंगे तो बच्चे सीखेंगे, जबकि ये टेक्निक सही नहीं है, ये सब पुरानी टेक्निक्स है, ये सब पुरानी पुरानी टेक्निक्स है ना? अब ऐसा नहीं किया जाता है, अब ऐसा नहीं किया जाता, कर भी नहीं सकते। तो नई टेक्निक्स क्या है जिनके जरिए बच्चों को सिखाया जाता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो अभिनव शिक्षण पद्धति का अर्थ क्या है भाई, ये आप समझ पा रहे हो कि नहीं इस टर्म को। ये एग्जाम में आपको चेक करेगा यहां से सवाल दे करके कि क्या है अभिनव शिक्षण पद्धति, ये आप समझते हो कि नहीं समझते हो, ये आपको एग्जाम में यहां से प्रश्न दे सकता है। अभिनव शिक्षण पद्धति का अर्थ क्या है, ठीक है, अर्थ क्या है ना, चलिएगा, ठीक है। और विभिन्न अभिनव शिक्षण पद्धति का अर्थ, और विभिन्न 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 अभिनव विभिन्न अभिनव शिक्षण पद्धतियां क्या क्या हैं, विभिन्न अभिनव शिक्षण पद्धतियां, इनके बारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, है ना, जानना पड़ेगा कि कौन कौन से विभिन्न अभिनव को अभिनव लिख दिए, अभिनव लिखेंगे, अभिनव शिक्षण पद्धतियां है ना, अभिनव शिक्षण पद्धतियां यानी कि इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। जैसे अभी ऑनलाइन ऑनलाइन भी पढ़ा दिया जाता है, ये भी नया आ गया है, वीडियोस दिखा करके सिखाया जाता है, इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, ई लर्निंग, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का इस्तेमाल करके भी क्या पढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं, संकर शिक्षण पद्धति जिसे हम लोग हिंदी में कह देते हैं। ये सब हम लोग सीखेंगे साथियों। आइए, तो तीसरा टॉपिक भी ऐसा है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, एक बार थम्स अप हो जाए। चलेंगे हम लोग आगे, और अपने अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सीडीपी में शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं। अब ये देखो, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं, क्या मतलब है इस व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या मतलब, क्या मतलब है इसका। तो देखो, ऐसे भी ध्यान में रखो, है ना, ऐसे भी ध्यान में रखो, विकास के जो सारे आयाम हैं, बहुआयामी होता है विकास, ठीक है। विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, ध्यान से समझना कि विकास बहुआयामी है, बहुत आयाम होते हैं विकास के, और हर आयाम एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी बालक का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ तो उसका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, अगर मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाया तो उसका सामाजिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, सामाजिक विकास उसका ठीक से नहीं हो पाएगा, मतलब उसका तो पूरा विकास से ठहर जाएगा। समझ रहे, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत लोगों के जीवन में होते रहती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और वो उसके जीवन को, उसके विकास को प्रभावित करने का काम करते रहती हैं, ठीक है। दो समान आयु के बालक, दो समान आयु के बालक जो होंगे उनमें कभी भी समानता नहीं रहेगी, भिन्नता रहेगी ही रहेगी, ये कुदरतन नियम है। कुछ ना कुछ भिन्नता शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, संवेगात्मक स्तर पर, है ना, किसी न किसी स्तर पर जो है वो भिन्नता आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दो दो बालकों में भिन्नता रहेगी ही रहेगी। याद रखिएगा कि दो समान आयु के बालक जो होंगे वो कभी भी शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर, संवेगात्मक स्तर, संज्ञानात्मक स्तर, किसी भी स्तर पर आप ले लो, उनमें कभी भी जो है वो समानता आपको देखने को नहीं मिल सकती है, अंतर रहता है, अंतर रहता है ना। तो यहाँ पे आ जाइएगा, व्यक्तिक भिन्नताओं की प्रकृति और विशेषता क्या होती है, इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे। इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि व्यक्तिक व्यक्तिक भिन्नताओं की, ध्यान से समझना कि व्यक्तिक भिन्नताओं की, है ना, प्रकृति क्या होती है, ठीक है। व्यक्तिक भिन्नताओं का जो नेचर है, प्रकृति एवं विशेषताएं क्या है, इनकी प्रकृति, नेचर क्या है, और इसका विशेषताएं यानी कि इसकी खूबी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। और क्या जानेंगे, और हम लोग जानेंगे साथियों कि व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में कि व्यक्तिक भिन्नताओं के, ध्यान से समझना कि व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार क्या है ना, प्रकार क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना, डिफरेंसेस, ठीक है, या वेराइटीज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक भिन्नताओं। अच्छा, व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार क्या है, प्रकृति, विशेषता, तो ये भी तो जानना जरूरी ना, आखिर व्यक्तिक भिन्नता के पीछे कारण क्या है, क्यों होता है व्यक्तिक भिन्नता, ये भी जान लेना जरूरी है ना। तो व्यक्तिक भिन्नता का कारण भी हम लोग जानेंगे,
कारण भी हम लोग जानेंगे इस पाठ में। ठीक है। अच्छा, आप कैसे जानोगे कि दो लोगों में भिन्नता है? कैसे जानोगे? कैसे मेजर करोगे दो लोगों में भिन्नता भिन्नता है या नहीं है? क्या भिन्नता है? ये कैसे मेजर करोगे? कैसे मापन करोगे? तो व्यक्तिक भिन्नता की मापन की विधियां, ये भी हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिक भिन्नता, दो लोगों में जो, दो बालकों में जो भिन्नताएं हैं, है ना, व्यक्तिक भिन्नता के मापन मापन की विधियां क्या है? वो कौन सी विधियां हैं जिनके जरिए दो बच्चों के बीच में, दो बालकों के बीच में डिफरेंस को, अंतर को हम मापते हैं, है ना, हम मापते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जान के करोगे क्या? वैयक्तिक भिन्नता का वैयक्तिक भिन्नता का वैयक्तिक भिन्नता का वैयक्तिक भिन्नता का शैक्षिक निहितार्थ। आखिर इस टॉपिक को पढ़ के हम करेंगे क्या, है ना? आखिर इस टॉपिक को हम पढ़ के करेंगे क्या क्या हमारा भाई ये मदद कर सकता है? व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में हम जानेंगे। तो आखिर ये हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कैसे कर सकता है, क्या ये हमें किस प्रकार से मदद कर सकता है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता का जो शैक्षिक निहितार्थ है ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, तो ये सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये आप ध्यान में रखना, क्या क्या पढ़ना है, कैसे टुकड़े टुकड़े करके पढ़ना है कि ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो कुछ इस तरीके से स्टेप वाइज चलना, सब आपका क्लियर हो जाएगा, सब आप समझ में जाओगे, है ना, सब समझ में आओगे। आशा है यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा कि दो बालक कभी भी एक से नहीं होंगे, एक से नहीं होंगे, है ना, एक से नहीं होंगे। हो सकता है कि कोई बहुत तेज हो, तो हो सकता है कि कोई एकदम मंद बुद्धि का हो, है ना, कोई मंद बुद्धि का, तो हो सकता है कोई सामान्य भी हो सकता है कोई सामान्य भी हो। ठीक है। चलिएगा, सबकी अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग होती है ना, बहुत सारे अंतर होते हैं। ठीक है। तो चले यहाँ से हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो हमारे सिलेबस में है। सिलेबस पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा? अगर आ रहा होगा साथियों तो एक बार थम्स अप करना, आ रहा होगा एक बार थम्स अप जरूर करना। इस पर सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इस सिलेबस की क्लैरिटी हो रही है, स्पष्टता हो रही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, पहले हम लोग इसको समझते हैं। मूल्यांकन जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं इवेल्युएशन। क्या कहते हैं? इवेल्युएशन, यानी मूल्य का अंकन करना। जैसे हर चीज का अपना एक मूल्य होता है। ये कलम है, इसका अपना मूल्य है। बाजार जा रहे हो, सेव का अपना एक मूल्य है ना। अब सेव वाले के पास गए, सेव है मान लो 100 रुपए किलो, और सेव वाला बोल दिया कि 1 लाख रुपए किलो है, तो आप मानोगे? बोलेगा पगला है क्या रे, 1 लाख रुपए किलो है सर, 100 रुपए किलो तो है ना। अब मान लो कोई कलम लेने के लिए बाजार में 5 रुपया का कलम है, अब गए बोले कि 2 कलम दे दो, है ना, चाहिए 1 पैकेट कलम दे दो। मान लो 1 पैकेट में 5 कलम है, कलम वाले लिए। अब कलम वाले के बाद वहां कितने पैसा हो लो, पैकेट निकाल रहा है 100 के नोट, दिया उसको, बोले 1 करोड़ रुपया हो गया। बोले मथुआ चगरा चगले बप्पा, 1 करोड़ रुपया कैसे हो गया? अरे कलम 5 रुपए पीस मिलता है, तुम्हारा 5 वो 25 रुपया, 1 करोड़ कैसे हो गया? तो भाई क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि आपको उसका मूल्य पता है, आपको उसकी वैल्यू पता है कि इसकी कीमत क्या है, इसका मूल्य क्या है। हर चीज का एक मूल्य होता है। इसी तरह से जब आप बालकों को प्रशिक्षित करते हो, जब बालकों को आप पढ़ाते हो, है ना, उनको क्या करते हो, अध्ययन करवाते हो, है ना, तो फिर क्या होता है कि उनका कितना विकास हो रहा है, कितना सीख रहे हैं, कितना जान रहे हैं, ये चीज जानना जरूरी होता है ना। कितना जाने क्या कमियां रह गई सिखाने के दौरान। जब तक आप मूल्यांकन नहीं करोगे तब तक आप जानोगे कैसे? इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया, है ना, जो 2009 में आया, ये 2010 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, है ना, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसमें कहा राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया। 1 अप्रैल 2010 से ये कानून जो है वो लागू हो गया। इसमें कहा गया कि बालकों का मूल्यांकन बहुत जरूरी है, बालकों का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। और क्या आ गया भाई, हम अपने चैप्टर में आते हैं, कहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। को अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यू। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यू मतलब लगातार,
है ना, लगातार। अब लगातार मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमको समझ कैसे आएगा कि आखिर ये कितना सीख रहे हैं, इनका विकास कितना हो रहा है, कैसे समझ में आएगा हमें, है ना, कैसे समझ में आएगा। इसलिए मूल्यांकन जरूरी है और लगातार मूल्यांकन जरूरी है, सतत मूल्यांकन जरूरी है। यही कारण है कि समय समय पर स्कूलों में, विद्यालयों में, है ना, तरह तरह के टेस्ट होते रहते हैं, तरह तरह की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती रहती है ना। कंटिन्यू मूल्यांकन आवश्यकता है। देखो, मूल्यांकन भी ऐसा नहीं कि बहुत संकुचित होना चाहिए कि थोड़ा बहुत जान लिया कि हाँ रे यार, ए फॉर एप्पल जानता है, हाँ जानते हैं, हो गया मूल्यांकन। ई मूल्यांकन न चलेगा। शैक्षिक, सह शैक्षिक, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अरे इसका मतलब समझिए, व्यापक होना चाहिए, वो हर तरह का उसका मूल्यांकन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, शैक्षिक, सह शैक्षिक, हर तरीके का क्या होना चाहिए, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। मैंने एकदम समझिए कि कोनो चीज ना छोड़ना है, बच्चे को पूरे तरह से ध्यान रखना है कि इसकी आखिर प्रगति कितनी हो रही है, कितना विकास हो रहा है, कितना सीख रहा है, कितना ये बढ़ रहा है आगे, है ना, कितना ये अच्छे बेहतर मानव संसाधन के रूप में डेवलप हो रहा है। ये हमें सब उनका मूल्यांकन करके देखते रहना है। यही कहता है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, है ना, यही कहता है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बच्चों का लगातार मूल्यांकन होना जरूरी है। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, है ना, इस चैप्टर को भी हम लोग देखेंगे, है ना, इस चैप्टर को भी हम लोग देखेंगे, ठीक। अब देखो जरा सा समझना यहाँ पे क्या क्या इसमें हम लोग अब देखेंगे और आगे इसको जरा सा देखेंगे, बताएंगे आप कैसे इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। एनईपी 2020 के संदर्भ में समग्र आकलन एवं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। देखो यहाँ पे एक महोदय का नाम आ गया है जिनका नाम है ब्लूम्स महोदय, है ना, ब्लूम्स महोदय। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी एक अंग्रेजी का टर्म है, टेक्सोनॉमी, जिसका हिंदी होता है वर्गीकरण। ध्यान से समझना, हिंदी क्या होता है, वर्गीकरण। इस ब्लूम्स महोदय का पूरा नाम है बेंजामिन ब्लूम्स। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, क्या थे, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, समझ रहे हो। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कहने का मतलब है कि ब्लूम्स महोदय जो यानी कि बेंजामिन महोदय जो थे, बेंजामिन ब्लूम्स महोदय जो थे, इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया और शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा, तो 3 वर्गों में वर्गीकृत करने का काम किया। एक वर्ग हमारा रहा ज्ञानात्मक पक्ष, कौन सा, ज्ञानात्मक पक्ष, है ना। दूसरा हमारा वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण था भावनात्मक पक्ष, ठीक है, भावनात्मक पक्ष। और तीसरा वर्गीकरण इनका था क्रियात्मक पक्ष, कौन सा था, क्रियात्मक पक्ष। कौन ये कर रहे हैं ऐसा वर्गीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने का काम किया इन्होंने, हमारे बेंजामिन ब्लूम्स महोदय ने। ये कहाँ के थे, हमारे अमेरिका के ये वैज्ञानिक थे। टेक्सोनॉमी शब्द का मतलब होता है वर्गीकरण, ध्यान रखना, वर्गीकरण करना मतलब वर्गीकृत करना, कई वर्गों में बांटना, कई भागों में बांटना। तो इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को क्या करने का काम किया, वर्गीकृत करने का काम किया, 3 भागों में वर्गीकृत किया। फिर ज्ञानात्मक पक्ष को इन्होंने बांटा, 6 भागों में बांटा। इन्होंने कहा कि बच्चे सबसे पहले सीखते हैं, सबसे पहले वो किसी चीज को क्या करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, यानी कि सबसे पहले वो किसी चीज को रटते हैं, है ना, रटते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। ध्यान से समझना, ज्ञान हासिल करते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, उस चीज को वो समझते हैं, क्या करते हैं, उस चीज को समझते हैं, है ना। और कितना समझे इसका वो अनुप्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, है ना। और फिर अब उनको जो लगता है टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए या विषय को और अच्छे से समझने के लिए उसका विश्लेषण करते हैं, उसका खंड खंड करके हर एक चीज को अच्छे से समझते हैं। अब उन्होंने कितना समझा उसको क्या करते हैं, संश्लेषित करने का काम करते हैं, यानी कि संश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं। और जब सब कुछ हो जाता है तो फिर लास्ट में वो स्वयं का मूल्यांकन करते हैं कि आखिर हमने कितना सीखा, कितना जाना, है ना, कितना सीखा, कितना जाना। ब्लूम्स महोदय के बारे में, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है ये क्या है, क्या इन्होंने कहा, ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत ही आसान है, मजेदार है। ये इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को कैसे वर्गीकृत करने का काम किया है, ये सब हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे जब सिलेबस में दे दिया है। ये नया दिया, पुरनका में ऐसा नहीं था, नयका में दे दिया है, तो दिया है तो दिया है, क्या दिक्कत है, सब पढ़ लेना है ना, सब पढ़ लेना है यहाँ पे। तो यह पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया, समझ में क्या आ गया, एक आपको खाका मिल रहा होगा कि आखिर इस टॉपिक में क्या है, क्या पढ़ना है, हमें क्या जानना है। जब पता चल जाता है ना, जब क्लैरिटी हो जाती है तो अंदर एक आत्मविश्वास जागता है। मेरे साथियों, उसी आत्मविश्वास को जगाने का मेरा प्रयास आपके भीतर, असल शिक्षक वही है जो आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है। अगर मैं कर पाऊं
तो मैं भी समझ जाऊंगा कि मैं भी एक सही शिक्षक हूं, है ना। फिलहाल आपके सपोर्ट में ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। एक बार थम्स अप तो बनता है। सेशन को अपने दोस्तों, साथियों, ग्रुप्स हर जगह शेयर कर दे, अच्छा लगे तो। बाकी बने रहेंगे हम लोग लगातार अपने सेशंस में और सब कुछ बेहतर करते चले जाएंगे। आइएगा, इस टॉपिक को हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मूल्यांकन की मान्यताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है मूल्यांकन की मान्यता, यह मूल्यांकन का अर्थ समझेंगे, मूल्यांकन का अर्थ, ठीक है, मूल्यांकन की परिभाषा, ये सब चीजें जो है मान्यताएं, है ना, मान्यताएं, ये हम लोग देखेंगे। मूल्यांकन की मान्यताएं, मूल्यांकन का क्षेत्र देखेंगे। क्या देखेंगे, मूल्यांकन का जो एरिया है ये क्या है। व्यापक मूल्यांकन शब्द का इस्तेमाल किया है ना। तो मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। एरिया ऑफ इवेल्युएशन के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मूल्यांकन, आप फिर मूल्यांकन करोगे कैसे। तो मूल्यांकन की प्रविधियां क्या है ना, मूल्यांकन की प्रविधियां क्या है, वो किन तरीकों से आप क्या करोगे, इवेल्युएशन करोगे, इसकी जानकारी भी तो आपको होनी चाहिए ना, तभी तो करोगे मूल्यांकन, नहीं तो ऐसा ठिकानी कैसे करोगे। और तथा उपकरण, उपकरण, है ना, कैसे करोगे मूल्यांकन, तो इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मूल्यांकन के स्टेजेस भी होते हैं, नहीं, मूल्यांकन के स्टेजेस भी होते हैं, मूल्यांकन के सोपान, मूल्यांकन की सीढ़ियां भी होती है। नहीं, जैसे आप लोग गेम में खेलते हैं, खेलते नहीं खेलते हैं, उसमें देखिएगा 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, ऐसे रहता है, लेवल रहता नहीं लेवल। एक लेवल पार कर गए, पहले लेवल में एकदम आसान रहेगा, फिर दूसरे लेवल में उससे हार्ड रहेगा, फिर तीसरे लेवल में उससे हार्ड रहेगा, है ना। आप पता चला कि 10 लेवल तक पार कर गए, खुश है, कह रहे हैं हम तो 10 लेवल पार कर गए। लेकिन एक दिन कोई और आता है, वो बोलता है हम 100 लेवल पार कर गए, तब आपको लगता है और 11 लेवल में आप पार ना कर पाओ। अब दूसरे का आए, बोले हम 100वां लेवल पार कर गए, 101वां में फसल है, तब आप मूल्यांकन कर लोगे खुद का, कह रहे हमसे से ज्यादा तेज हो। तब है ना, इस 100 में है, हम ये फसल ये 11 में, है ना, ये 101 में जाकर फंसा है, मतलब ये हमसे ज्यादा तेज है। हो गया मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के भी क्या होते हैं, सोपान होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन होते हैं। अच्छा, मूल्यांकन के बारे में बार बार मूल्यांकन मूल्यांकन मूल्यांकन, मूल्यांकन से फायदा क्या है, मूल्यांकन का क्या लाभ है, ये भी हम लोग इस टॉपिक में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, सीसीई, है ना, सीसीई, ठीक है। चलिएगा, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसका अंग्रेजी में है कि कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, क्लियर है। तो मूल्यांकन के लाभ क्या है, ये भी हम लोग इस टॉपिक में क्या करेंगे, देखेंगे। इसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या मतलब है। तो एक साल में लगातार और शैक्षिक तथा सह शैक्षिक मूल्यांकन को, बालकों के एक साल में लगातार किए गए शैक्षिक तथा सह शैक्षिक मूल्यांकन को हम लोग क्या कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये ध्यान में रखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, है ना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, इसके महत्व के बारे में भी हम लोग जानेंगे, है ना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या है, ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सतत, सतत, कंटिन्यू एवं एंड कॉम्प्रिहेंसिव, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या, व्यापक मूल्यांकन का क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ध्यान रखना, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, है ना। चलिए, ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज और देख लेना है, अधिगम का भी आकलन, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अधिगम का ही तो आकलन, अधिगम का आकलन ऐसे लिख ही दिया है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो अधिगम का आकलन भी हम लोग इसमें देख लेंगे। और विद्यालय आधारित आकलन को भी, विद्यालय आधारित, विद्यालय आधारित, विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन है, इसको भी हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में देखेंगे, समझेंगे, है ना। चलिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये सारे आपके काम की चीजें कि आखिर क्या हम इसमें देखेंगे, क्या हम इसमें पढ़ेंगे। एनईपी 2020 के संदर्भ में समग्र आकलन क्या है, इसको भी, ये तो एनईपी 2020 में ही हमारा आ जाएगा, लेकिन इस टॉपिक में भी इसको स्पेशली हम लोग देखेंगे। तो ये भी एक लाइन यहाँ पे देख लीजिएगा, ये तो पूरा अपने आप में क्लियर ही है ना।
बाकी जो छुपी हुई बातें थी हमने यहाँ पे आपको नोट करवा दिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिएगा हमारे अपने अगले टॉपिक पे। थम्स अप होते रहने चाहिए, लाइक कर दीजिएगा आप लोग, सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अब यहां से बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। अगला हमारा है समावेशी एवं समता मूलक शिक्षा की अवधारणा। फिर देखो यह अवधारणा शब्द आ गया। अवधारणा जब भी आपके सामने में आए तो समझ जाना कि जो इसके पहले लिखा हुआ है उसके बारे में हमें सब कुछ जानना है, सब कुछ पढ़ना है, यही इसका मतलब होता है। एकदम सरल शब्द में हम आपको बता रहे हैं, है ना, अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट कहते हैं, लेकिन जब भी एक किसी के साथ आ जाए समझ जाने। जैसे समावेशी का क्या पूरा का पूरा मतलब है, सब कुछ समावेशी के बारे में आपको जानना पड़ेगा, समतामूलक शिक्षा के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, है ना। देखो भाई, हमारे यहाँ भारी विविधता है, ठीक है, हमारे यहाँ भारत देश जो है विविधताओं का देश है, कल्चरल डिफरेंसेस है, नहीं, हम अलग कपड़े पहनते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, अलग खान पान है, अलग तरीके का हमारा रहन सहन है कि नहीं है, है कि नहीं है, कितनी डिफरेंसेस है हमारे यहाँ, लेकिन 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 हमारा देश एक है और हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये मौलिक अधिकार में। अगर आप किसी के साथ भेदभाव किए तो आपको सीधे जाना पड़े, सीधे उछल जाएगा, केस कर दिया ना, चल जाइएगा अंदर, सीधे चल जाइएगा लंबा अंदर एकदम। तो देखो, शिक्षा के मामले में भी जरूरी है कि हम देश के विकास के लिए शिक्षित कर रहे हैं ना, हम देश का विकास चाहते हैं ना, कि किसी खास समुदाय का विकास चाहते हैं, कि किसी खास तरह के व्यक्ति का विकास चाहते हैं, क्या चाहते हैं, आप ही बताओ क्या चाहते हो। हम सबका विकास चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। मोदी जी का नारा याद आ जा रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो ये हमारे देश के लिए जरूरी है कि सबको एकजुट रहे, एक साथ रहे और सबका विकास हो सके, सबका विकास हो सके, समझना। शिक्षा के मामले में भी ये कहा गया कि शिक्षा जो दो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, समता मूलक शिक्षा होनी चाहिए, है ना, समता मूलक और समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। समावेशी में क्या होगा, समावेशी में चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, किसी समुदाय से आता हो, उसका आर्थिक, उसकी जो आर्थिक स्थिति हो जैसी भी हो, है ना, लैंगिक स्थिति हो जैसी भी हो, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव के साथ शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना है कि ये कोई खास समुदाय का बच्चा है या कोई खास तरह का बच्चा है, ओकरा उठा के ले गए, उन्हें कोना में ले जाकर के उसको पढ़ा रहे हैं, जादवे सिखा रहे हैं, और किसी और को बोले तू निकल हमारे क्लास में, ऐसा कुछ नहीं होने चाहिए। मतलब सबको एक साथ लेकर के चलना है, टीचिंग सबका एक साथ करवाना है, कोई भेदभाव नहीं करना है, सबको एक साथ पढ़ाना है ना। ठीक है, वो दिव्यांग हो, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, सामाजिक स्थिति उसकी जैसी भी हो, आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, शारीरिक स्थिति जैसी हो, उसको हमको क्या करना है, साथ में लेकर के चलना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। क्लियर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। उसके बाद एक शब्द यहाँ पे और है, समता मूलक शिक्षा। तो ये अपने आप में, इसको अंग्रेजी में समता शब्द के लिए एक टर्म आता है, इक्विटी। क्या आता है, इक्विटी। अच्छा, दो गो टर्म है, एक है इक्वालिटी, इक्वालिटी, ठीक है, और एक होता इक्विटी। इक्विटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समता, क्या बोलते हैं, समता, ठीक है। और इक्वालिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं समानता, क्या बोल देते हैं, समानता बोल देते हैं। ठीक है, समझना जरा यहाँ पे इक्विटी और इक्वलिटी में क्या अंतर है, क्यों यहाँ पे समतामूलक शिक्षा का या समतामूलक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। इक्विटी और इक्वलिटी में अंतर है, तभी आप समतामूलक शब्द को समझ पाओगे। क्या मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब इसका है कि जैसे समझो हमने क्या किया, यहाँ या इतनी ऊंचाई पे कोई एक सामान ऐसे रख दिया, समझे, मान लो इस पेन को रख दिया, ठीक है। तो हम आम बच्चों को कहेंगे बच्चों आओ, और जो इस पेन को पकड़ पाए मतलब उठा पाएगा, ये पेन उसी का, है ना। अब हमारे वर्ग में अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, कोई लंबा बच्चा होगा, आएगा फटाक से उठा लेगा, समझे, कोई बेचारा बहुत छोटा होगा, उसका हाथ यहीं तक आएगा, वो उठा ही नहीं पाएगा, है ना, वो उठा ही नहीं पाएगा, उठा पाएगा क्या, नहीं ना। तो ये तो गड़बड़ हो गया, भेदभाव हो गया, नहीं हो गया, कि जो लंबा था उसको ये पेन मिल जाएगा, जो छोटा था हमने अवसर तो सबको बराबर दिया कि हाँ आओ सबको, तो ये है समानता। समानता क्या होगी, अवसर की समानता, कि हमने सबको अवसर दिया, तो जो लंबे थे जिनका हाथ यहाँ तक पहुंच रहा था वो आएंगे और इस पेन को उठा करके ले जाएंगे, लेकिन जो छोटे होंगे जिनका हाथ यहीं तक आएगा वो बेचारे इस पेन को नहीं उठा पाएंगे। यानी कि समानता भी घातक है।
हर जगह समानता सही नहीं है। तो किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? इक्विटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। समता, समता का मतलब क्या है? समता का मतलब यह है कि जो लंबा बच्चा आएगा जिसका हाथ यहां तक आ रहा है वो पेन उठा लेगा, लेकिन जो छोटा बच्चा आएगा उसको हमें क्या करना चाहिए? उसको हम गोद में उठा लेंगे ताकि उसका हाथ यहां तक आए और वो इस पेन को उठा सके, यानी कि उसके साथ भी हम बराबर, ये मौका सबके लिए बराबर का मौका हुआ है कि नहीं है? ये मौका सबके लिए बराबर बराबर का मौका हुआ। यही है समता और ये समानता में अंतर। समझ रहे हो? तो समता और समानता में अंतर क्या है? समता और समानता में अंतर यह है कि जब भी कोई चीज किसी को दी जाए, कोई अवसर दिया जाए या शिक्षा दिया जाए, तो जिसे दिया जा रहा है उसको ध्यान में रखा जाए। बाल केंद्रित शिक्षा आपने देखा था, ये उससे एक कदम आगे बढ़ करके है कि जिसे आप दे रहे हैं उसका ध्यान में रखा जाए, उसको ध्यान में रखा जाए, है ना? वो अगर किसी तरीके से ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो उसको आप देखें, समझें और उसके लिए वैसी स्थिति का, वैसे वातावरण का निर्माण करें जिससे वह बालक भी क्या कर सके? सीख सके, है ना? सबको ध्यान में रख करके या सबको बराबर पहुंच अवेलेबल करवा करके क्या करनी है? हमें शिक्षा देनी है साथियों, शिक्षा देनी है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। मुझे आशा है कि इक्विटी और इक्वालिटी में आपको समझ आ गया होगा। इंक्लूसिवनेस एजुकेशन, यहाँ पे समतामूलक शब्द क्यों यूज किया ये भी आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा, है ना? बाकी यहाँ पे अवधारणा शब्द लिखा है तो हमें क्या करना होगा सर? फिर देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का क्या मतलब है? बच्चे कई तरह के होंगे। हो सकता है कोई बच्चा बहुत तेज हो, है ना, अधिक सृजनात्मक शक्ति हो उसके भीतर। हो सकता है कोई बच्चा जो है एकदम मंद हो, है ना, मंद हो। तो सामान्य बच्चों के ऊपर भी बच्चे हो सकते हैं जिनका आईक्यू लेवल हाई हो, सामान्य से नीचे के भी बच्चे हो सकते हैं, अलग सामाजिक परिवेश से बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, अलग शारीरिक स्थिति वाले बच्चे हो सकते हैं, दिव्यांग बच्चे हो सकते हैं। समझ रहे हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसमें क्या हो, शारीरिक दिक्कतें हो, ठीक है। तो बहुत तरह के बच्चे होते हैं, बच्चों के भी कई प्रकार होंगे। तो ऐसे सारे बच्चों के लिए एक साथ एक टर्म इस्तेमाल किया गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चा जब भी बोला जाए तो ये खाली मत समझना कि कमजोर मंदबुद्धि बच्चा या दिव्यांग बच्चा, ये खाली नहीं समझना। सब तरह का बच्चा उसमें समझना, जो सामान्य से ऊपर हो नीचे हो, सब तरह का बच्चा उसको सामान्य, देखो एक शब्द ले लेना, सामान्य, है ना? तो सामान्य बालक से ऊपर के बच्चे और सामान्य बालक से नीचे के बच्चे, ये जो बच्चे हैं, ये जो बालक है, इन्हें ही क्या कह दिया जाता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहे जाते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा, है ना? ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इन्हीं को कहा जाता है। क्लियर है? आइएगा, इस पूरे टॉपिक को आपको हमने थोड़ा सा बता दिया कि क्या है इस टॉपिक का मतलब, इस टॉपिक में क्या क्या हमें देखना पड़ेगा। आइएगा, तो समतामूलक तथा समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। आइएगा, सबसे पहले नोट कीजिएगा कि समतामूलक, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, ये आपको पता पड़ेगा पहले कि क्या है विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, है ना, कि विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान में रखना इसके पहले कि समतामूलक शिक्षा क्या है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि समतामूलक शिक्षा का क्या मतलब है ना, क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा समावेशी, ये दोनों को अलग अलग करके आपको देखना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है ना, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, ये आपको यहाँ देखना पड़ेगा। क्लियर है? अब चलिएगा और इसी में एक चीज ऐड कीजिएगा, अगला है आगे इसमें हम लोग देखते हैं समतामूलक और समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, ठीक है। चलिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? समतामूलक, समतामूलक एवं एवं समावेशी शिक्षा, समावेशी, समावेशी शिक्षा जो है ना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य के बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा, है ना, इसकी आवश्यकता क्या है। इसके अलावा हमें और क्या जानना पड़ेगा? सिद्धांत के बारे में जानना पड़ेगा, इसकी आवश्यकताएं एवं सिद्धांत। क्लियर है? ये सब अगर पढ़ गए तो ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। हमने इसको पूरा तोड़ तोड़ करके आपको बताने का भाई सोचा है कि आपका सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये सब वहीं से उठ करके आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा जरा सा, तो ये जो समावेशी शिक्षा है, इसके संदर्भ में शिक्षा नीति क्या है? समावेशी शिक्षा के संदर्भ में
शिक्षा नीति के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति क्या है, शिक्षा नीति क्या है, ये भी आपको इस टॉपिक में देखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये भी आपको इसी टॉपिक में पढ़ना है। क्या है राइट टू एजुकेशन, है ना, शिक्षा का अधिकार क्या है, ये भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिएगा, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसको मैं मिटा दूं या इधर लिखते हैं? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन है ना, इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि किन्हें कहते हैं हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। कौन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसी का हिस्सा है कि विविध पृष्ठभूमि से उपवंचित बालक। ठीक है, ये उसी के अंदर आएगा, विविध पृष्ठभूमि से अपवंचित बालक। कैसे बालक? अपवंचित बालक, है ना। और एक इसमें और ऐड कर लेना, प्रतिभाशाली, सृजनात्मकता तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। प्रतिभाशाली, ये सब इसी के अंदर आ गया, इसको छोड़ दीजिएगा। एक और नोट कीजिएगा, पिछड़े, ध्यान देना, है ना, सामाजिक स्थिति में जिनका पिछड़ापन हो। विकलांग, विकलांग शब्द के जगह पे अब दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक, विकलांग और मानसिक रूप से पिछड़े बालक, ये सब पढ़ गए तो समझ लो कि ये टॉपिक आपका धुआं धुआं हो गया, है ना, धुआं धुआं हो गया। ठीक है, धुआं धुआं हो गया, है ना। नोट कर लीजिएगा, इसमें खाली प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे, मंद बच्चे, ये सब, हालांकि वो सब लिखेंगे तो आधा छूट जाएगा, इसीलिए पूरा का पूरा वही लिखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। क्लियर है? तो ये पूरा टॉपिक आपका 6 गो था। सेक्शन 1 में 6 टॉपिक थे। इन टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है ये हमने यहाँ तक आपको बता दिया। आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, टेंशन मत लीजिए। आगे हमने प्रश्नों की भी व्यवस्था कर रखी है, ये बात ध्यान में रखिए। चलिएगा, अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे आगे, है ना, अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे आगे। क्लियर है? चलिएगा, चलो भाई आ जाओ। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट हमारा सेक्शन होने जा रहा है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। देखो जरा सा, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र क्या है? ये अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में सीखना, शिक्षा शास्त्र का क्या मतलब है? शिक्षा शास्त्र का क्या मतलब है? शिक्षा शास्त्र कहता है कि कैसे सीखा और सिखाया जाता है, ये है शिक्षा शास्त्र का काम। ध्यान से समझो, शिक्षा शास्त्र का क्या मतलब है कि शिक्षा शास्त्र सीखने और सिखाने से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीखने और सिखाने से संबंधित है, यानी कि वह विज्ञान जिसका संबंध सीखने और सिखाने से होता है उसे हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं। अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, अंग्रेजी में कहते हैं सीखना। अच्छा, बच्चे सोचते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, ये तो अहम चीज हो गया। आप बालकों के ही शिक्षक बनेंगे, बच्चों के ही शिक्षक बनेंगे, लेवल 1 लेवल 2 के 6 to 8 तक आप पढ़ाओगे, बच्चों से ही आपका सामना होगा, बहुत तरह के बच्चों से सामना होगा, है ना। तो बच्चों के बारे में आप बहुत कुछ जान जाओगे सेक्शन में, कम में जो जितना कुछ दिया है वहां तक पढ़ के। अब यहां से आप जानोगे कि आखिर वो सोचते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य है बच्चों को सिखाना। तो देखो भाई, कोई भी इंसान किसी चीज को कैसे सीखता है? प्रत्यक्षीकरण, है ना, जब किसी चीज को वो सामने से देखता है, सोचता है ना। ऐसे भी हम जब बाल विकास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस स्टेज से एक स्टेज ऐसा रहता है जहां तक बालक मूर्त चिंतन करते हैं, यानी कि जो देखते हैं उसके बारे में, जो देखेंगे बस देखेंगे तो देखने तक वह सीमित रहते हैं, है ना। फिर एक स्टेज ऐसा आता है जहां से अमूर्त चिंतन स्टार्ट हो जाता है ना, मतलब वो कल्पना उल्पना विचार तर्क ये सब उसका चलने लग जाता है। तो प्रत्यक्षीकरण यानी कि बच्चे जो चीज देखते हैं, देखने के बाद सीख बस सोचना स्टार्ट कर दिए, है ना, सोचना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो खिलौना देखे, खिलौने के लेकर के उनके दिमाग में चलने लगा कि अरे खिलौना वाले जाना है, आखिर चल कैसे रहा है, इसके अंदर ऐसा क्या है जो उड़ रहा है ना, कौन शक्ति इसमें डाला हुआ है,
बचपन देखता था शक्तिमान, पहले शक्तिमान को देखता था उड़े, सोचता था कि हम भी उड़ेंगे, पूरा ऐसे गोल 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 घूरे रहता था। तो बचपन बड़ा भोला होता है ना, हम लोगों को उतना ज्ञान नहीं रहता है, तो जो देखते हैं उसी तरह से वो क्या करते हैं, वो वहां से वो सोचना स्टार्ट करते हैं और फिर वैसे करने भी लग जाता है ना। शक्तिमान में देख देख करके कई लोग तो छत वत से बचपन कूदने लग गया था, समझे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सामने देखते हैं वो क्या करते हैं बच्चे, देख करके वहां से उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे देख करके वो सोचते हैं। और कैसे सोचते हैं, अनुभव के जरिए सोचते हैं। किसके जरिए, अनुभव के जरिए सोचते हैं, है ना। किसी चीज को लेकर के कोई अनुभव हुआ, उस बारे में सोचेंगे। जैसे किसी रास्ते से होके कभी गुजरे और सांप वाप देख लिए, है ना, तो बार बार बच्चे जो रहेंगे वो क्या करेंगे, बच्चे क्या, बड़को भी ऐसा करता है, जब भी उन्हें गुजरेगा और लगेगा कि नहीं यार सांप हलो, है ना। तो ये अनुभव नहीं कह सकते, इसको स्मृति, ये उनके स्मृति में आ जाती है। और स्मृति में आ जाने के साथ एक डर भी आ जाता है कि वहां सांप था तो बच के जाना है वो वाला जगह से। अनुभव के आधार पर भी सोचते हैं। स्मृति जो है ये भी इनके सोचने का आधार बनता है। और तर्क, ये भी इनके सोचने का, विभिन्न चीजों को लेकर के अपना क्या तर्क है, ये भी उनके सोचने का क्या बनता है, आधार बनता है। क्या बनता है, आधार बनता है। तो इस पूरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं। आपने देखा था बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था एक स्टेज है जहां पे बच्चे अनुकरण करके सीख जाते हैं, है ना, अनुकरण करके सीख जाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, उनके सामने में आप जो चीजें करते रहिएगा बच्चे सीख जाएंगे। तेज माए बाप के बचपन भी तेज होता है। हालांकि प्रतिगमन का सिद्धांत भी है कि तेज माँ बाप के बच्चे भी बेवकूफ हो सकते हैं और बेवकूफ माँ बाप के बच्चे भी तेज हो सकते हैं, है ना। लेकिन भाई माँ बाप का असर या वातावरण का असर तो बच्चों पे पड़ता ही पड़ता है। क्लियर है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे सोचते हैं, ये सब हम लोग डिटेल से जानेंगे। अच्छा, सोचना सीखना ये सब क्या है, मानसिक प्रक्रिया ही तो है, मानस की प्रक्रिया ही तो है ना, मानस की ही प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया है। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में पूरा डिटेल से देखेंगे। इनमें मजा आने वाला है, पूरी तरह से मजा आएगा। अगला हमारे सामने है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, है ना। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अब वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं शिक्षण अधिगम की के इस पाठ में हमें देखना है। जो क्या करती है, अस्थायी परिवर्तन लाने का काम करती है, अपेक्षाकृत परिवर्तन लाने का काम करती है ना। जो ज्ञानार्जन कौशल में विकास करवाने का काम करती है, वातावरण के साथ समायोजित करने का काम करवाती हैं। तो वो कौन सी अधिगम की मूल प्रक्रियाएं हैं जो ये सब करती हैं, साथियों हम लोग इस चैप्टर में देखने का, सीखने का, पढ़ने का काम करेंगे, है ना। अगला है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जिसे हम लोग अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। अधिगम संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं नैतिक विकास। भाई देखो, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे जो होते हैं हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनको लगता है कि मुझसे नहीं होगा। तो ऐसे में मोटिवेशन जो है उनके काम आता है। मोटिवेशन की भी अपनी प्रकृति, अपना नेचर है, अपना प्रकार है। ये सब हम लोग इसमें जानेंगे। इसके साथ ही साथ अधिगम, लर्निंग, इसके बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में, हर जगह तो अधिगम ही है, अधिगम के बारे में जानना। नेक्स्ट है, और ये संभवतः अंतिम है, डिजिटल शिक्षा शास्त्र, आईसीटी का समावेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ले भैया, ये नई शिक्षा नीति का ये मेन चीज है, डिजिटल शिक्षा शास्त्र। आप लोग पढ़ रहे हो, है ना, ये कैसे पढ़ रहे हो, डिजिटली पढ़ रहे हो। आप हमें सामने से तो देख नहीं रहे, हम आपके सामने में कैसे अवेलेबल है, तो डिजिटल माध्यम से अवेलेबल है कि नहीं है, डिजिटल माध्यम से अवेलेबल है। तो डिजिटल शिक्षा शास्त्र यानी कि भाई टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का भी वहां पे ज्ञान, कंप्यूटर ये सब का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है। अब एआई का जमाना आ गया है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब भी अब बच्चों को क्या बात की गई है, पढ़ाने वढ़ाने की बात की गई है। टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो एकदम होना चाहिए, है ना। अब दुनिया जो है मुट्ठी में अगर करना है तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए डिजिटल शिक्षा शास्त्र तो एकदम जरूरी है, यानी कि शुरू से ही बचपन को डिजिटल ज्ञान देना पड़ेगा, है ना, देना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये सारा का सारा सीडीपी का सिलेबस आप लोगों ने देख लिया। आशा है, उम्मीद है कि आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आइए कुछ हम लोग एमसीक्यू देखते हैं, कुछ सीडीपी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। साथियों चलिएगा, कुछ प्रश्न है, आसान से प्रश्न ही आपको हम देंगे अभी धीरे धीरे, यानी कि कल से रेगुलर शाम के 6 बजे, रेगुलर शाम के 6 बजे सीडीपी की कक्षा जो होगी वो आरंभ हो जाएगी। आपको रेगुलर बने रहना है और सीडीपी को धुआं धुआं कर लेना है। भरोसा रखिए, सब धुआं धुआं करेंगे हम लोग। आइएगा, पहला सवाल आपके सामने में, है ना, पहला सवाल है आपके सामने में, वो कौन सा चीज है जो इंसान कर नहीं सकता,
ठमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है, तो मानव जब जोर लगाता है ना, मानव जब प्रयास करता है, मानव जब अड़ जाता है, लड़ जाता है, भिड़ जाता है, तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। हमारे पास असीम शक्तियां होती है, बस जरूरत है मानव जब जोर लगाता है, जोर लगाने की, जोर लगाने की। तो तैयार सभी लोग एक बार यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, थम्स अप करते हुए, लाइक करते हुए, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसमें कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ना। तो बोल रहा है विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। अरे नहीं भैया, देखो विकास लंबवत ना होकर के, लंबवत को अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल, वर्टिकल बोले या लीनियर एक रेखीय बोले, विकास कभी भी जो होता है ना, ये वर्टिकल या लीनियर नहीं होता है, एक रेखीय नहीं होता है। क्या मतलब है इसका? मतलब कि एक स्पीड में नहीं होगा, एक स्पीड में नहीं होगा। किसी स्टेज में स्पीड खूब रहेगा, तो किसी स्टेज में स्पीड जो रहेगा वो दूसरे के मामले में तुलना में कम रहेगा, कम ज्यादा, है ना। तो ये वर्तुलाकार होता है ना, स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। यानी कि इसमें उतार चढ़ाव, कभी तीव्रता कभी मंदी विकास में दिखाई देती है, लेकिन एक स्पीड में यानी कि लीनियर या वर्टिकल ये कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। याद रखिएगा, विकास क्रमबद्ध होता है। जी हाँ, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास का अपना एक क्रम होता है, उसी क्रम में क्या होता है, विकास होता है। जैसे कोई अचानक से ऐसा नहीं होगा कि आएगा, हम कोई मान लो बच्चा है, एबीसीडी पढ़ भी नहीं किया और अचानक किताबा खोल करके पढ़ने लग जाएगा एकदम बड़का पोथी कि हाँ दे 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 ये ऐसे करने लग जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विकास एक क्रम नहीं होगा, यानी कि पहले एबीसीडी सीखेगा, फिर ए फॉर एप्पल सीखेगा, फिर सेंटेंस बनाना सीखेगा, फिर एक पैराग्राफ पढ़ना सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे पूरा बड़ा बड़ा जो किताब उताब है वो सब पढ़ने लग जाएगा, है ना, पढ़ने लगेगा। तो ये अपना एक क्रम में होगा, ऐसा नहीं है कि पैदा लिए और सीधे 6 फीट के हो गए, है ना। शारीरिक विकास भी धीरे धीरे ही होगा, ठीक है, धीरे धीरे ही होगा। क्लियर है? चलेगा अब यहाँ से आगे। ऐसा ना होगा कि पैदा लिया तुरंत मोज दाढ़ी आ गया, सो ना, ये हो सके टाइम लगता है। देखो विकास निरंतर होता है, हाँ विकास कंटिन्यू होता है। विकास गर्भ से लेकर के कब्र तक होता है, उम्ब से लेकर के टॉम्ब तक होता है ना, उम्ब से लेकर के टॉम्ब तक होता है। मतलब जैसे ही फर्टिलाइज होकर के, जैसे ही अंडाणु शुक्राणु फर्टिलाइज होकर के गर्भ में गया, है ना, गर्भ में जैसे गया, जैसे ही क्या बन गया, जायगोट बना। जायगोट किसे कहते हैं? युग्मनज कहते हैं हम लोग इसको अंग्रेजी में, और इसी को कहा जाता है फर्स्ट सेल, है ना। तो ह्यूमन बॉडी का फर्स्ट सेल जैसे बनता है, वैसे ही उसका विकास होना आरंभ हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका वहां पे क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। वहां मानसिक विकास जैसा कुछ नहीं है, और सामाजिक विकास जैसा तो कुछ हो भी नहीं सकता है। अब गर्भ में सामाजिक विकास क्या होगा? हुआ कल है ना। सामाजिक मतलब और लोग रहने चाहिए, घर में हुआ अकेले रहेगा। अब बोलेगा जुड़वा विकास, जुड़वा जो रहता हो वो दोनों आपस में वो का दोस्ती करता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है ना। चलिएगा, ऐसे ही वो रेयर केस है जुड़वा बच्चा पैदा होने का। तो गर्भ में सिर्फ शारीरिक विकास होगा और कोनो विकास ना होगा, ध्यान रखिएगा। तो हमें ये 20 तीनों सही है, ये निरंतर मशीनी प्रक्रिया नहीं है, ये गलत बात है। विकास कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल में। अगला विकास शुरू होता है, अब बताओ भाई विकास कि विकास कहां से शुरू होता है, कब से शुरू होता है? अंग्रेजी में आप लोगों ने खूब सुना होगा कि ओम्ब से लेकर के ओम्ब टू टॉम। क्या मतलब है इसका? अरे ओम्ब को कहते हैं गर्भ, अभी हम बोले ना आपको, अभी हमने आपको कहा ना ओम और ये टॉम का क्या मतलब होता है, कब्र होता। अभी हमने आपसे कहा ना कि जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु यानी कि नर का शुक्राणु, स्पर्म और मादा का जो एग होता है, जैसे ही दोनों फर्टिलाइज करते हैं, है ना, इंटरकोर्स के बाद फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद में वो जाइगोट बनेगा। ह्यूमन बॉडी का फर्स्ट सेल जिसे हम जाइगोट कहते हैं, पहले सेल को हम जाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। उसी का फिर क्या होता है, विभाजन होता है। धीरे धीरे विभाजन होकर के फिर इतना बड़ा आदमी बन जाता है ना, आदमी बन जाता है। तो ओम टू टॉम यानी कि गर्भ में आने के साथ ही विकास शुरू होता है और कब्र तक, मरने तक आदमी का विकास होते रहता है। मरने तक आदमी का विकास होते रहता है। विकास अपने आप में बहुआयामी है, कोई ना कोई डायमेंशन में विकास होता रहता है बुढ़ारियों में, समझे, बुढ़ारियों में, याद रखिएगा। तो विकास
विकास शुरू होता है कब से? प्रसव पूर्व अवस्था से, है ना, प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा शैशव अवस्था, 0 से 2 साल का जो एज है ये हमारा शैशव अवस्था होता है। ठीक है, 2 से 6 साल का जो एज है ये हमारा पूर्व बाल्यावस्था होता है। पूर्व बाल्यावस्था अनुकरण करने की अवस्था, यही है अनुकरण करने की अवस्था। बहुत सोच समझ करके इस एज वाले बच्चों के साथ बोलिएगा, है ना, बहुत सोच समझ के बोलिएगा, है ना, इन बड़ी क्वेश्चन हो करता है बचपन उठ पटांग क्वेश्चन करेगा। चलिएगा अगला देखिएगा, स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी है? विपरीत लिंगी के प्रति अधिक सोचने की, तनाव आकर्षित होने की अवस्था कौन सी है? तो अरे भाई यार, बहुत ज्यादा धार्मिक भी, ये उम्र में धार्मिकता बढ़ जाती है इंसानों की, समझे? तो अधिक तनाव की अवस्था ये किशोरावस्था, एडोलसेंस है। कौन सी अवस्था है? एडोलसेंस है, ध्यान रखिएगा। चलेंगे अब यहां से अगले सवाल में कि बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। लो आ जाओ, गैर शाब्दिक, शाब्दिक दंड मतलब कि जब आप उसको डांटते हैं उटपटांग बातें बोल करके, है ना, ये हो गया शाब्दिक दंड। गैर शाब्दिक दंड मतलब कि जब ओकरा कूट देते हैं धर के, चाहे कुछ और कर देते हैं, है ना, कुछ और कर देते हैं। ठीक है, हमारे को मैडम थी स्कूलवा में, कहा करती थी कलमवा डाल देती थी अंगुरिया में, और ऐसे करके एकदम पूरा, बचवा हाथ कितना रहेगा, है ना, कमजोर रहता था, तो उसके पूरा दबा देती थी ताकत लगा करके। हमने नहीं, एकदम ऐसे ऐसे डोलेते रहते थे, समझे? तो ये क्या है? दंड है ना, ये दंड है। और सवाल जरा देखिएगा सीडीपी में दंड को लेकर के क्या है कि बच्चों को अगर आप शब्द से दंड देते हैं या गैर शाब्दिक दंड देते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। अरे नहीं, वो कहियो प्रेरित नहीं होगा, है ना, कहियो प्रेरित नहीं होगा, उसको डरा के प्रेरित नहीं किया जा सकता। हतोत्साहित कर सकते हैं आप, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना ये भी नहीं, उसके अंकों में सुधार करना ये भी हो ही नहीं सकता, है ना। टेम्पोररी उससे आप पढ़वा सकते हैं मारपीट करके, वो परमानेंट उसके भीतर से प्रेरणा नहीं आएगा, समझे? उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। जी हाँ, जब बच्चे दंड पाते हैं चाहे शाब्दिक या गैर शाब्दिक, तो उनके भीतर कमी होने का उनको एहसास होने लग जाता है, उनके भीतर समस्या होने का उनको एहसास होने लग जाता है, उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, मेरे से नहीं होगा, और धीरे धीरे वो ढीठ बन जाते हैं, वो मार खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमको मार खाना ही है ना। और फिर एक समय ऐसा आता है कि पढ़ाई से ही वो टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसलिए शाब्दिक गैर शाब्दिक दंड तो एकदम नहीं भैया, कभी भी नहीं, बच्चों को कभी ना ये सब काम करें, डांटना नहीं है उन लोगों को, मारना भी नहीं है उन लोगों को। ठीक है, चलिए हम यहाँ से अगले प्रश्न में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? देखो, मानव विकास का सही क्रम, है ना, मानव विकास का सही क्रम क्या है? हमने पहले ही कहा अभी थोड़ी देर पहले कि विकास एक क्रम में होता है, एक ऑर्डर में होता है। ये नहीं कि अचानक से कोई अंग्रेजी बोलने लग जाएगा, आया उठ के बच्चा पैदा लिया और बोला हेलो नर्स हाउ आर यू, है ना, हाउ आर यू, ऐसा नहीं होगा। फिल्म में जैसा दिखाता है कि बचपन ऐसे आंख मारने लग जाता है, सब कुछ नहीं होगा, समझे? तो धीरे धीरे विकास होता है। अच्छा, यहाँ पे शारीरिक विकास को लेकर के शैशवावस्था से किशोरावस्था, अरे शैशवा से किशोरा नहीं हो सकता, शैशवा से बाल्यावस्था, हाँ सही है, बाल्यावस्था के बाद का स्टेज है किशोरा, और इसके बाद का जो स्टेज है ये है प्रौढ़ावस्था। तो ये विकास क्रम जो है ये सही है ना, ये मानव विकास का जो क्रम है सही है। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था भी जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखो कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। हम देखो विकास का सिद्धांत आपको पढ़ना ही है, तो मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। कौन से मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कंटिन्यूटी का सिद्धांत, यानी कि विकास निरंतर चलते रहता है, हाँ चलते रहता है। अनुक्रमिकता, विकास का एक अपना एक क्रम होगा, जी हाँ। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, हाँ बिल्कुल। जो बच्चा पैदा लेता तो बोल नहीं ना पाता, लेकिन जब बड़ा होता है तो वो बोलने लग जाता है, तो चपड़ चपड़ बोलने लग जाता है कि नहीं है? तो वो सामान्य अवस्था, शुरू में पापा मामा ऐसे करता है। जो बच्चा पापा मामा करता था, वो एक दिन स्टेज पे खड़ा होकर के लाखों लोगों को संबोधित करता है, कहता देवियों और सज्जनों ऐसे करके। ठीक है, तो वो अपने सामान्य अवस्था में जहाँ पापा मामा मामा कर रहा है, और विशिष्ट अवस्था क्या रही है उसकी कि वो लाखों लोगों को संबोधित कर रहा है, बोल पा रहा है। तो विकास जो है सामान्य से क्या होता है, विशिष्ट की ओर होता है। प्रतिवर्ती ये नहीं होगा, रिवर्सिबल ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा गलत जवाब है। क्लियर है?
गलत जवाब है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है? क्यों जरूरी है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान? क्यों जरूरी है बाल विकास का ज्ञान? प्राथमिक शिक्षक बनोगे आप, क्यों जरूरी है ये सब पढ़ना? इसलिए जरूरी है कि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। यहाँ पे यह होगा, वह लिखा गया है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। जी हाँ, शिक्षक की सहायता करता है। और आजकल के शिक्षकों को जरूरी है बच्चों के व्यवहार को समझना। क्यों भाई? क्योंकि हमें बाल केंद्रित शिक्षा देनी है, अध्यापक केंद्रित नहीं। हमको पता है आप लोग अध्यापक केंद्रित कर दीजिएगा, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा के लिए सब जरूरी है कि आप बच्चों के व्यवहार को समझें, है ना, समझें। ठीक है, चलिएगा, डी हो जाएगा यहाँ। अगले प्रश्न में आइएगा, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। अच्छा, बचपन जब गलती कर देगा, बच्चा गलती कर रहा है ना, तो ये क्या होगा भाई? ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। अच्छा, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, है ना। बच्चों को कमजोर और उत्कृष्ट चिन्हित करके कुछ नहीं करोगे, ठीक है। वो ये सबसे सटीक जवाब है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे इसका सबसे सटीक जवाब बनेगा, याद रखिएगा। हाँ, सीडीपी में ध्यान रखना है, पॉजिटिव बातों को अपने आंसर के रूप में चूज करना है, ये मोटी बात है, ध्यान रखना। सारा ज्ञान एक तरफ और ये वाला ज्ञान एक तरफ, जो पॉजिटिव होगा ओकरे जवाब देना। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? देखो, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, 21A में उसको शामिल किया गया है। तो देखो, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? तो 14 वर्ष के सब तक के सभी बच्चों के लिए, है ना। 14 साल के जो भी उसके गार्जियन होंगे, जो भी उसके केयर टेकर होंगे, जरूरी है अगर आपके पास बच्चा है, चाहे आपका बच्चा हो चाहे केकरो बच्चा हो, अगर आप उस बच्चा को रख रहे हैं तो उसको आपको एजुकेशन दिलवाना ही होगा। और इसके लिए ये देखो, कानून में, संविधान में मेंशन कर दिया गया है। इसी के लिए तो सरकारी स्कूल वगैरह बनाया जाता है, जहां पे 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या होती है, 14 वर्ष के बच्चों के लिए संविधान में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। चलिएगा, आगे है कि प्रावधान किया गया है, व्यवस्था नहीं, प्रावधान। एक अध्यापक दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? अच्छा, आप एक अध्यापक हैं, आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसा है जो सबसे सटीक है ना। देखो, हम पहले ही बोले कि पॉजिटिव रह के आंसर करना है, पॉजिटिव बातों को टिक करना है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। हाँ भाई, ये देखो कितना पॉजिटिव बात है कि सब सीख सकता है, ठीक है। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, इसमें तो नेगेटिव आ गया कि कुछ सीख सकता है, कुछ नहीं सीख सके, बाकी नहीं सीखेगा। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, ये इसके तुलना में कम पॉजिटिव है ना। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिविटी घुसा हुआ है। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं का क्या मतलब है कि बाकी कुछ ऐसा ना होगा जो नहीं सीख सकेगा, ये मेंटेलिटी रखेगा एक टीचर? नहीं नहीं, ये गड़बड़ है, नेगेटिव चीज है इसमें, बहुत कम सीख सकते हैं। ये तो भैया छूछे नेगेटिव बात है, नकारात्मक बात है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पॉजिटिव बातों की तरफ जाना। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है ना, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये समझना है टीचर को, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलेंगे आगे हम लोग। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष विद्यालयों में, यानी कि विशेष आवश्यकता वाला जो बच्चा उसके लिए अलग विद्यालय खोलो, ये गड़बड़ है। समावेशी शिक्षा का तो धजिया उड़ा देगा फिर, है ना। समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ाओ, ये गड़बड़ हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। जी हाँ, है ना, इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा का यही तो उद्देश्य है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ रह करके ही पढ़ाई लिखाई करें। ऐसा ना हो कि उनके लिए अलग स्कूल, अलग टीचर, ये सब नहीं, है ना, ये सब नहीं, ठीक है। चलेंगे, डी तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं। चलिएगा, अगला है कि आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? आपको एक बच्चा आपके स्कूल में पूछ ले उल्टा सीधा कि सर सटवा कहाँ से लिए हैं सर, जैसे हमारा ऑनलाइन में पूछता है, समझे, और पटन कमेंट करते रहता है, तो हम तो क्या ध्यान नहीं देते हैं, है ना। लेकिन आप बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो जानबूझकर को बुढ़वे ने जो हमको पूछता है तो हम तो इग्नोर करते हैं। लेकिन आप जब टीचर बनिएगा और आपको पूछा जाएगा अप्रासंगिक प्रश्न, आलतू फालतू, अप्रासंगिक मतलब जिनका विषयों के साथ कोई संबंध नहीं है ना, उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछे आपको परेशान करने के लिए, ठीक है, आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत कर देंगे, डांटेंगे,
कि उससे बातचीत करेंगे या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो देखो ये तीनों में नेगेटिव चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो डांटना भी नेगेटिव है, शिकायत करना भी नेगेटिव हो जाएगा, माता पिता से शिकायत करना भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखना नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, पॉजिटिव उससे बातचीत करेंगे, सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, ये है आंसर होगा। अब यही वाला टेक्निक का इस्तेमाल करना, देखना आधा प्रश्न ऐसी सही हो जाएगा आपका, समझे? आधा सही हो जाएगा। चलेंगे अब अगले प्रश्न को आपके भरोसे हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा कि यदि कोई शिक्षिका चाहे कि विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, है ना, यदि कोई शिक्षिका है चाहे कि विद्यार्थी अपनी समस्या का समाधान करने का कौशल प्राप्त कर ले कि कैसे समस्या का समाधान करना है, ये उसके भीतर आ जाए, ठीक है, तो उसको कैसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए विद्यार्थी को, बताइएगा। पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना, बहुविकल्पीय प्रश्नों के वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, प्रत्यास्मरण, रटना, समझना, ड्रिल और अभ्यास, क्या करना चाहिए? क्या लगता है आपको इसका सही जवाब होगा? ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। साथ ही सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। इस प्रश्न के साथ इस सेशन को छोड़ रहे हैं। साथियों मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए और यहाँ पे पूरा का पूरा सेशन होता है खत्म। आज के सेशन में आपको मैंने पूरा सीडीपी का सिलेबस कंप्लीट तरीके से 1 to 5 6 to 8 के लिए बता दिया, साथ ही सवाल भी का अभ्यास करवाए और कल से 6 बजे से कंटिन्यू आपका सीडीपी का अभ्यास का क्लास चलेगा। ऐप पे आप लोग जुड़ सकते हैं, झार पाठशाला ऐप पे हमारे यहाँ कंप्लीट बैच अवेलेबल है, कंप्लीट मतलब कंप्लीट बैच अवेलेबल है और हर सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास दिया जाएगा, ये आप डेमो देकर कहीं समझ सकते हैं। तो हमारे यहाँ भी ऑफर अवेलेबल है नौकात की 30, जिसको भी कंप्लीट बैच में जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। सीडीपी की कक्षा कल से 6 बजे से कंटिन्यू चलेगी और आपको कंटिन्यू बने रहना है ना साथियों। सेशन अपने दोस्तों साथियों ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो फिर कल आप जरूर ले। हाँ, किसी को अतिरिक्त कोई जानकारी चाहिए तो हमारा ऑफिशियल नंबर 9508000805 पे कॉल कर सकते हैं और आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ झार पाठशाला टेलीग्राम चैनल में भी आप जरूर जुड़ जाए। फिलहाल के लिए मुझे विदा दीजिए, मिलेंगे अगले सेशन में, बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।